हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जो बोर्ड क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या जो पिछले साल रिपीट हुए हुए PYQs जो हैं आपके जितने भी हैं। तो आज हम शुरू करने वाले एक नई सीरीज़ को जिसमें हम PYQs जो हैं और जो आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं +2 क्लास की केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर जो है आपका सॉलिड स्टेट। तो बेसिकली सॉलिड स्टेट को शुरू करते हैं। तो आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा कि बेसिकली जो हमारा मैटर है वो आपका 3 स्टेट में हमको मिलता है, दैट इज़ आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड में क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स हैं उनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब उनको अलग कर पाना, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनको अलग कर पाना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी। और लिक्विड में क्या होते हैं, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं, क्योंकि उनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या होती है, थोड़ी सी वीक होती है। और तीसरी बात की जाए किसकी, गैसेस की, तो गैसेस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। इस वजह से जो पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो बेसिकली ये आपका डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और दूसरा आपका फोर्सेस के ऊपर कि जो आपका सब्सटेंस है वो कौन सी स्टेट में आपका एग्जिस्ट करेगा। अगर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा है, जैसे मैं इस मार्कर की बात कर दूं तो इसमें इसके बीच क्या, इसके पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से ये कौन से स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ी सी कम होगी तो वो आपका लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल कम होगी तो वो आपका गैसियस स्टेट में आपका सब्सटेंस होगा। तो मतलब 2 फैक्टर्स हैं, 2 पैरामीटर्स हैं जो हम आपको डिसाइड करते हैं कि जो आपका मैटर है वो कौन सी स्टेट में होगा। तो पहला पैरामीटर है आपका अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो वो सॉलिड स्टेट में होगा, अच्छा थोड़ी सी कम तो लिक्विड स्टेट में, और सबसे कम दैट इज़ गैसियस स्टेट में। और दूसरा पैरामीटर है हमारा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या है कि जितनी भी एनर्जीज कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी टेम्परेचर में पोजेस कर रहा है या कोई भी सब्सटेंस जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में वो कितनी एनर्जी पोजेस कर रहा है। तो अगर देखा जाए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, बेसिकली हीट प्रोवाइड करोगे, तो जो थर्मल एनर्जी है वो आपकी बढ़ती है। तो थर्मल एनर्जी की बात की जाए तो जो गैसियस सब्सटेंस है तो सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी किस में पाई जाती है, गैसियस सब्सटेंस में पाई जाती है। तो थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से, अट्रैक्टिव फोर्स कम होने की वजह से, तो जो गैसियस पार्टिकल है वो चारों तरफ क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, वो कभी भी रेस्ट में नहीं आते। तो बेसिकली ये दोनों पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो मेरा मैटर है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम सॉलिड स्टेट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो आपके सॉलिड है बेसिकली वो आपके 2 तरह के होते हैं। सॉलिड जो है आपके वो आपके 2 तरह के होते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि या तो आपका इस तरह से आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये आपका बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर दो। ये क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। इधर हो गया क्रिस्टलाइन, इधर हो गया आपका एमॉर्फस सॉलिड। ओके। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली होता क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होती है, पार्टिकल्स की एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। पार्टिकल्स की क्या होती है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, और वो डेफिनेट ज्योमेट्री क्या होती रहती है, बार बार रिपीट होती रहती है, और मेरे को क्या मिलता है, एक बहुत बड़ा क्रिस्टल मिलता है। मेरे को क्या मिलता है, एक बहुत बड़ा क्रिस्टल मिलता है। मतलब एक ऐसी ज्योमेट्री, ऐसे सॉलिड्स जिसमें जो शेप है सॉलिड की या जो ज्योमेट्री है उसको क्या किया जाता है, बार बार फॉलो किया जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो मैंने क्या करना है, एक इग्लू बनाना है, तो उसमें क्या करूंगा, मैं स्क्वायर शेप के अलग अलग बॉक्सेस लूंगा, अलग अलग क्यूब्स लूंगा, और उसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, इग्लू बनाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि स्क्वायर शेप के सारे बॉक्सेस को क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। स्क्वायर शेप के सारे बॉक्सेस को क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या बन रहा है, मेरे को एक इग्लू बन के तैयार हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे ही सॉलिड्स को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं।
पार्टिकल्स क्या करते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम और भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने कोई बिल्डिंग बनानी है, स्क्वायर शेप की बिल्डिंग है, तो मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कमरे इसमें जितने भी कमरे प्रेजेंट है वो कौन सी शेप में है, स्क्वायर शेप में। कौन सी शेप में है, स्क्वायर शेप में। तो मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक डेफिनेट ज्योमेट्री को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो जब वो पार्टिकल्स उस ज्योमेट्री को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, एक बहुत बड़ा क्रिस्टल मिलेगा। तो ऐसे क्रिस्टल्स या ऐसे सॉलिड्स को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को रिपीट किया जाता है, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, आयंस हो गए, एटम्स हो गए, ठीक है, आपके मॉलिक्यूल्स हो गए, वो क्या करते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका कोई भी एग्जाम हो रहा है, तो एग्जाम में आपको क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर आपका जो रोल नंबर्स हैं आपको क्या की जाती है, एक पर्टिकुलर सीट अलॉट की जाती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, उस सीट के जो आपको सीट अलॉट हुई है उसके अकॉर्डिंग ही एग्जामिनेशन हॉल में बैठना पड़ता है। मतलब वहां पे क्या किया जाएगा, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को रिपीट किया जाएगा। मतलब उसमें आप अपनी मर्जी से हर कहीं नहीं बैठ सकते। तो ऐसे सॉलिड्स जिसमें एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को रिपीट किया जाता है, ऐसे सॉलिड्स को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोला जाता है। वेयर एज एमरफस सॉलिड में क्या होता है, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड। उनमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, रैंडमली ओरिएंटेशन होगी। मतलब इर्रेगुलर शेप्स उनकी होगी, इर्रेगुलर ज्योमेट्री होगी। मतलब उसमें कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न को, पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया होगा। जैसे आपका नॉर्मल डेज में होता है, मान लो ये आपका क्लासरूम है, आज आप यहाँ बैठे हो तो कल आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो, परसों आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो, चौथ को आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो। मतलब आपकी कोई एक पर्टिकुलर सीट नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री को फॉलो नहीं करेंगे। कुछ पार्टिकल्स स्क्वायर ज्योमेट्री को फॉलो कर सकते हैं, कुछ ट्रायंगल ज्योमेट्री को, कोई रेक्टेंगल को। तो मतलब इसमें क्या होगा, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न नहीं होगा। इसमें पार्टिकल्स क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। जैसे एक एग्जांपल है, मान लो जब आपका लास्ट क्लास चल रही होती है और सीधे आपको बेल की आवाज़ सुनाई देने लगती है, तो जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं वो क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं छुट्टी के नाम से, और वो क्या होते हैं, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट जिसमें जो पार्टिकल्स है उसके कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो क्या कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, ठीक है, वो क्या रैंडमली ओरिएंटेड है उस क्रिस्टल के अंदर, तो उस सॉलिड को क्या बोला जाता है, एमरफस सॉलिड बोला जाता है। ठीक है जी, तो पहला डिफरेंस ये हो गया। अब दूसरे डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो जो दूसरा डिफरेंस है आपका, दैट इज आपका मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, एक और बात की जाए, इसमें क्या किया जाता है, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। मतलब अगर मान लो आपके टोटल 100 पार्टिकल है, तो 100 में से मान लो 94 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ये ऐसे सॉलिड हैं जो क्या करते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं, फॉलोज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बट एमरफस में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, आपके रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, मान लो कुछ पार्टिकल्स इस ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, कुछ इस ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब पार्टिकल्स की क्या होती है, बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स का क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अच्छा, नेक्स्ट बात की जाए कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें अगर देखा जाए, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो क्रिस्टल बना रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, इन पार्टिकल्स के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है सबके बीच, वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, सिमिलर होती है, एक तरह की ही क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स सेम होने की वजह से जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तभी यही टूटेगा, जब ये टूटेगा तभी यही टूटेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस सिमिलर होने की वजह से इनका क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, शार्प होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बट जो आपके एमरफस सॉलिड है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता, डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्यों,
क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। कुछ पार्टिकल्स नज़दीक होंगे, कुछ पार्टिकल्स दूर होंगे, कुछ पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी, कुछ पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी, तो वो एक साथ सारे पार्टिकल्स मेल्ट नहीं होंगे, इसीलिए इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। तो इनमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट की एक डेफिनेट रेंज होती है, एक रेंज होती है कि इस रेंज में क्या होगा, ये मेल्ट होगा। ठीक है जी। देखो अगर मैं बात की एक एग्जांपल, इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं लिख लूँ, मान लो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज आपका 100 डिग्री सेल्सियस, मान लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और इसका क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर वैल्यू इसके लिए नहीं बता सकते, इसमें हम क्या करेंगे, एक रेंज लिखेंगे 110 से 120 के बीच में ये कभी भी मेल्ट हो सकता है। ठीक है, ओके। तो ये चीज़ होने की वजह से एक दूसरी बात है कि जब इनको क्या किया जाता है, हीट सप्लाई की जाती है, तो ये सीधे ही आपके मेल्ट नहीं होते, पहले क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। पहले ये सॉफ्ट होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, ये पिघलना, उसके बाद क्या होते हैं, मेल्ट होना शुरू होते हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, ये क्या है, आपके ट्रू सॉलिड्स, जैसे जाकिर खान भी बोलते हैं, वैसे तो मैं सख्त था, बट जैसे मेरे को एक सुंदर लड़की दिखी तो मैं पिघल गया। तो ये क्या होते हैं, एमरफस सॉलिड, कुछ इस तरह के सॉलिड होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं, नाम के सॉलिड, इनको क्या बोला जाता है, स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है, स्यूडो सॉलिड। बट ये कैसे सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड, बुलाती है मगर जानने का नहीं। और ये कैसे होते हैं, स्यूडो सॉलिड। ठीक है। ये क्या रहती है, मतलब सख्त लौंडा, ठीक है, बट ये क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, अच्छा, तो जो क्रिस्टलाइन है वो क्या होते हैं आपके एनआइसोट्रोपिक, वो क्या होते हैं आपके एनआइसोट्रोपिक, और जो आपके एमरफस हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक के बारे में अगर बात की जाए तो एनाइसोट्रोपिक वो सब्सटेंस होते हैं कि अगर हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग डायरेक्शन से मेज़र करें, मैं इधर से मेज़र कर सकता हूं, मैं इधर से मेज़र कर सकता हूं, अगर मैं अलग अलग डायरेक्शन से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करता हूं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या आती हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ आती हैं। वेयर एज आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि अगर मैं अलग अलग डायरेक्शन से क्या कर रहा हूं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेज़र कर रहा हूं तो इनकी प्रॉपर्टी क्या आएगी, बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, आइसोट्रोपिक बोला जाता है। ठीक है जी। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं या देख सकते हैं। मान लो मेरे पास क्या है, कुछ एमरफस सॉलिड है, ठीक है, कुछ इस तरह का मेरे पास क्या है, एमरफस सॉलिड है। ठीक है जी। तो एमरफस में क्या होगा, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है आपका वो रिपीट होगा। ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न रिपीट होगा। वेयर एज यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, इनका क्या होगा, एक रैंडम ओरिएंटेशन होगा। ठीक है, कोई रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। अच्छा, अगर मैं देखूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, इस डायरेक्शन से प्रॉपर्टीज़ मेज़र करता हूँ, इस डायरेक्शन से प्रॉपर्टीज़ मेज़र करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सारे एक तरह के पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक तरह के पार्टिकल्स आ रहे हैं। बट अगर मैं मान लो इस डायरेक्शन में जाता हूँ, अगर मैं मान लो इस डायरेक्शन में जाता हूँ, इस डायरेक्शन में जाता हूँ, तो पहले ये ब्लू आ रहा है, फिर ब्लैक आ रहा है, फिर ब्लू आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल का ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होंगी, आपकी अलग अलग होंगी। वेयर एज एमरफस सॉलिड में चाहे यहाँ जाओ इधर भी उतनी भसड़ है, चाहे इधर जाओ इधर से भी उतनी भसड़ है, चाहे इधर से जाओ इतनी भसड़ है, चाहे इधर से जाओ, हर तरह से जहाँ मर्जी से जाओ आप, हर तरफ से आपको क्या मिलेगी, सेम भसड़ मिलेगी। ठीक है। इसीलिए ये कैसे होते हैं आपके आइसोट्रोपिक, और जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो कैसे होते हैं, एनाइसोट्रोपिक। और लास्ट हो गया, पार्टिकल्स की डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होने की वजह से जब हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं, जब हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं, ठीक है, क्लीवेज की अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं, एक शार्प प्लेन और स्मूथ सरफेस में कटते हैं। ये किस में कटेंगे, प्लेन और स्मूथ सरफेस में कटेंगे। ठीक है। वेयर एज इसमें डेफिनेट ऑर्डर ना होने की वजह से, पार्टिकल्स के रैंडम ओरिएंटेशन होने की वजह से, ठीक है, ये क्या होंगे, आपके इररेगुलर शेप्स में काटे जाते हैं। इररेगुलर शेप्स इनकी बनती है जब हम इनको काटते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लास। तो जब भी आपने देखा होगा ग्लास को काटा जाता है तो वो कभी भी प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लेन सरफेस में नहीं कटता, उसमें क्या रहते हैं, बीच में क्रस्ट और ट्रफ रहते हैं, मतलब उसमें ढांक जैसे जो बोल सकते हैं। ठीक है। एक स्मूथ सरफेस का मतलब होता है इस तरह की प्लेन सरफेस, बट जो एमरफस हैं वो क्या होते हैं, कुछ इस तरह की शेप्स में कटते हैं, मतलब उनके जो स्मूथ एजेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये अगर आप इतने पॉइंट्स भी लिखोगे बोर्ड में तो आपको मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 2 नंबर आपके इसमें पक्के हैं।
ओके जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले आते हैं आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सबसे पहले इसमें आते हैं आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, तो इनको हम सीधे ही देख सकते हैं, जैसे नाम से, जैसे आप संस्कृत में भी संधि विच्छेद करते थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ऐसे सॉलिड्स जिसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोले तो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोले तो जो क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, क्रिस्टल का निर्माण कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको सिंपल देता हूँ मॉलिक्यूलर सॉलिड में, जैसे आपका एग्जांपल हो गया आइस। तो आइस में अगर देखा जाए तो आइस बेसिकली किससे बनी होती है, H2O से बनी होती है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है बेसिकली उनके बीच कौन सी फोर्सेस एग्जिस्ट करती है, वीक वैन डर वाल फोर्सेस, वीक वैन डर वाल फोर्सेस, वीक वैन डर वाल फोर्सेस इनके बीच एग्जिस्ट करती है। ओके, तो ये क्या होते हैं आपके बेसिकली तीन तरह के होते हैं। पहले होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोले तो जिनमें जो नेट डाइपोल मोमेंट है, जिसमें जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो कितना होता है, जीरो। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। तो ऐसे सॉलिड्स जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको बोला जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसका एग्जांपल हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच एक ही वैन डर वाल फोर्स एग्जिस्ट करती है, वो हो गई आपकी कौन सी फोर्स, लंडन फोर्स या डिस्पर्शन फोर्स। मतलब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, एक मॉलिक्यूल ये हो गया, तो इनके बीच कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करेगी, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, लंडन फोर्स। तो ये क्या होती है, बहुत ही वीक वैन डर वाल फोर्स होती है। ये क्या होती है, बहुत वीक वैन डर वाल फोर्स होती है। तो वीक फोर्स होने की वजह से तो ये जो आपके सॉलिड्स हैं ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट। ये जो सॉलिड है आपके ये क्या होते हैं, सॉफ्ट, और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, बहुत लो होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनमें क्या होते हैं, आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, वॉलेटाइल। देखो इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा वीक, बहुत ही ज़्यादा वीक। तो अगर हम इनको थोड़ी सी भी एनर्जी दे दें, थोड़ी सी भी अगर इनको एनर्जी मिल जाए तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और ये कहाँ चले जाएंगे, आपके गैसियस स्टेट में ऊपर को चले जाएंगे। तो इनकी जो ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और इनकी जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वो क्या होती है, बहुत लो होती है। तो ऐसे सॉलिड्स को बोला जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। उसके बाद दूसरे आते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे सॉलिड्स जिसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो आपका सॉलिड है या जो क्रिस्टल है वो किससे मिलके बना होगा, पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होगा। जैसे एग्जांपल में आ गया इसका सॉलिड SO2 हो गया, ठीक है, HCl हो गया। तो ये सारे जो है ये क्या आते हैं, आपके पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनके बीच कौन सी फोर्स एग्जिस्ट करती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड लंडन फोर्स, एंड लंडन फोर्स। क्योंकि इनमें क्या होता है, परमानेंट डाइपोल होता है, इनमें क्या होता है, परमानेंट डाइपोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड की ही बात करूं तो इस तरह से इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, तो इसमें क्या होगा, एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो इनके बीच क्या होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होती है, साथ में लंडन फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। तो हुआ क्या, यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एक ही थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 2 हो गई। तो उस वजह से ये क्या होंगे तो सॉफ्ट ही, बट होंगे क्या, इनसे थोड़े से मजबूत होंगे। और इनकी जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो क्या होगी, इनके कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, ओके जी।
तो तीसरे आते हैं ऐसे सॉलिड्स जिनके बीच कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हो गया आपका आइस की बात कर लूँ, ठीक है, H2O। तो आइस में क्या होगा आपका, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होगी, इसमें क्या होगा, लंडन फोर्स भी होगी, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होगी, साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। ठीक है जी, ओके जी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी होगी और लंडन फोर्स भी आपकी एग्जिस्ट करती है। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट बोले, मेल्टिंग पॉइंट बोले, वो क्या होगा, इन सबसे ज़्यादा होगा। तो इनको बोला जाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है जी, ओके, मिटा दूँ। तो ये हो गया हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है आपके वो कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, नेक्स्ट हो गया आपके आयोनिक सॉलिड्स। नेक्स्ट हो गए आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स। तो आयोनिक सॉलिड्स क्या होते हैं बेसिकली, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलके आपका ये सॉलिड बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो कौन होते हैं, आयंस। वो कौन होते हैं, आयंस। आयंस का मतलब एक होगा आपका पॉजिटिव आयन, एक होगा नेगेटिव आयन, जिनको बोला जाता है कैटाइन और एनाइन। तो ये होते हैं आपके आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स, इसका एग्जांपल हो गया आपका NaCl, NaCl, NaCl। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से आयंस होंगे, ठीक है, उनके चारों तरफ क्या होंगे, और सारे आयंस एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में रहेंगे। अगर देखा जाए आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो इनकी क्या होती है, FCC लेटाइस होता है, यूनिट सेल जो होता है। ओके, तो आयनिक सॉलिड क्या होंगे बेसिकली, जिनके बीच क्या होती है, कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब एक के परपोज, देखो कोवेलेंट जो कंपाउंड्स थे उनमें क्या आते हैं, पार्शियल चार्जेस। पार्शियल चार्जेस बोले तो उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हल्की सी डिस्प्लेसमेंट होती है। बट यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो उस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके आयंस बनते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, अच्छा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से, बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनको अलग कर पाना क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसी वजह से इनको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। इनको बॉयल करने के लिए, इनको मेल्ट करने के लिए क्या करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको हीट देनी पड़ती है। इसी वजह से इनका क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा, ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तभी होगी जब आपके जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। बट सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इनके बीच बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो आपके आयंस हैं ये अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, ये अपनी जगह से हिलते नहीं है, इसीलिए ये सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। वेयरएज जब इनको पिघलाया जाता है या इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, इनको किसमें, वाटर में ऐड किया जाता है, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पोलर होने की वजह से, क्योंकि लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ये कैसे होते हैं आपके पोलर, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो तीसरे होते हैं आपके मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया आपका NaCl हो गया, इसका एग्जांपल आपका, ठीक है जी, KNO3 हो गया, जितने भी आपके सॉल्ट्स होते हैं। तीसरा आ गया आपका मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स वो सॉलिड होंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, जिनको क्या किया जाता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का जो एक C होता है, मतलब बेसिकली इसमें क्या होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेटल्स होते हैं मेटालिक सॉलिड में। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, ये आपके कैरनाज होते हैं, पॉजिटिव आयंस। इसमें क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन का C, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं यहाँ पे घूम रहे होते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए कि जो आपके मेटालिक सॉलिड, अगर इसमें डिटेल में अंदर जाया जाए तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जो ये मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर ये टॉपिक आएगा हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड वाला, तो इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बेसिकली आपका ओवरलैप करता है।
तो उस वजह से जो आयंस हैं ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं अपने लैटाइस में मूव करने के लिए। अपने लैटाइस में मूव करने के लिए फ्री होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे, ठीक है। और जो मेटालिक सॉलिड्स हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, बहुत कई बार ये हार्ड भी होते हैं, कुछ एक मेटालिक सॉलिड हार्ड भी होते हैं, कुछ एक सॉफ्ट भी होते हैं, मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया कॉपर। कॉपर आप बेसिकली जो आपकी तारें हैं जो घर में आती हैं उसमें हम किसको यूज़ करते हैं, कॉपर को यूज़ करते हैं। तो मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है कि मान लो कोई मेटल है, मेटल, अब देखो कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अब इसमें क्या होता है, जब इनके ऑर्बिटल्स के बीच ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, डीलोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइजेशन की वजह से जो एटम्स हैं उनके ऊपर आते हैं पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन इस लैटाइस में मूव करना शुरू कर देते हैं। ऐसे सॉलिड्स को क्या बोला जाता है, मेटालिक सॉलिड्स बोला जाता है। नेक्स्ट आपके आगे कोवेलेंट बॉन्डेड सॉलिड्स, कोवेलेंट बॉन्डेड सॉलिड्स, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ऐसे आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो कौन होते हैं, एटम्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, बट उनके बीच क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क, बट नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स का नेटवर्क होता है। इनको क्या बोला जाता है, जाइंट मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होंगे, जैसे कि एग्जांपल है डायमंड का, तो डायमंड में क्या होता है, कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, कैटिनेशन बोलते तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क बनाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का क्या बनाया जाता है, नेटवर्क बनाया जाता है। तो उसकी वजह से इनके बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है जी। और ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन आता है जो बार बार रिपीट हुआ है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड। डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। तो डायमंड में अगर देखा जाए कार्बन है वो क्या कर रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से जो डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वेयर एज जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या होते हैं, 3 ही सिंगल बॉन्ड होते हैं और एक चौथा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। एक क्या होता है, चौथा पाई बॉन्ड होता है। चौथा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, जो क्या होगा, पूरी रिंग में फैला हुआ होगा डीलोकेलाइजेशन की वजह से, ठीक है जी। तो ग्रेफाइट में अगर बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है बोर्ड्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेफाइट में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वेयर एज जो आपका डायमंड है वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का नहीं होता। तो ये हो गया आपके टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका एक क्रिस्टल है, बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे हम। तो जो आपका क्रिस्टल है वो किस तरह से बनता है, हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड होते हैं जिसमें क्या किया जाता है, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो जो डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, जो एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है जिसको बार बार रिपीट किया जाता है, उस ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है, यूनिट सेल। उस ज्योमेट्री को क्या बोला जाता है, यूनिट सेल बोला जाता है। तो यूनिट सेल क्या होती है आपकी, स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट जिसको बार बार रिपीट किया जाता है और हमारे पास क्या मिलता है, एक क्रिस्टल हमारे को मिलता है, ठीक है, जिसको बार बार क्या किया जाता है, अलग अलग डायरेक्शंस में रिपीट किया जाता है। मान लो मेरे पास 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ, इस तरह से मेरे 4 पार्टिकल्स हैं। तो मान लो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक यूनिट सेल बन रहा है स्क्वायर शेप का। कौन सी शेप का, स्क्वायर शेप का। तो फिर इसी पैटर्न को क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। अलग अलग डायरेक्शंस में इसी पैटर्न को क्या किया जाएगा, रिपीट किया जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जब ये पैटर्न बार बार रिपीट होगा, ठीक है, तो मेरे पास लास्ट में क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। तो मतलब जो ये छोटा सा यूनिट है जिसको रिपीट किया जा रहा है, इसको बोला जाता है यूनिट सेल। इसको क्या बोला जाता है, यूनिट सेल बोला जाता है। और जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे ये होगी इस पार्टिकल की पोजीशन, इनको बोला जाता है लैटाइस पॉइंट। इनको क्या बोला जाता है, लैटाइस पॉइंट्स,
ठीक है जी। ओके, तो बेसिकली जो यूनिट सेल है वो क्या होगा, सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट जिसको बार बार रिपीट किया जाएगा अलग अलग डायरेक्शंस में, हर डायरेक्शन में, और मेरे पास क्या बनेगा, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनेगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनेगी। इस ज्योमेट्री को क्या बोला जाएगा, क्रिस्टल लैटाइस। उस ज्योमेट्री को क्या बोला जाएगा, क्रिस्टल लैटाइस बोला जाएगा। उस ज्योमेट्री को क्या बोला जाएगा, क्रिस्टल लैटाइस बोला जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, तो अब पढ़ने वाले हम यूनिट सेल के बारे में कि बेसिकली आपका जो यूनिट सेल है, कोई भी जो यूनिट सेल है, ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूनिट सेल है या यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यूनिट सेल बेसिकली क्या होगा, जिसमें आपका एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को रिपीट किया जाएगा, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न को रिपीट किया जाएगा, और उस ज्योमेट्रिक पैटर्न से क्या मिलेगा, हमारे को एक क्रिस्टल लैटाइस मिलेगा। उस पैटर्न से हमको क्या मिलेगा, एक क्रिस्टल लैटाइस मिलेगा। तो अगर हम देखें तो जो ये हमारे यूनिट सेल हैं, ये क्या होते हैं, अलग अलग तरह के यूनिट सेल होते हैं। ठीक है जी, तो एक सिंपल यूनिट सेल मैं बना रहा हूँ। अच्छा, कोई भी यूनिट सेल है, ठीक है, उसके क्या होते हैं, 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स मतलब 6 चीज़ें हमारी बताती है हमको कि कौन सा जो हमारा यूनिट सेल है वो हमारा बन सकता है। ठीक है, 3 उसमें एंगल होते हैं और 3 उसमें साइड्स होती हैं। साइड्स की अलग अलग लेंथ हो गई, एंगल्स की अलग अलग लेंथ हो गई। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो जो यूनिट सेल है बेसिकली कौन सा यूनिट सेल हमारा बन रहा है, ठीक है, इसका पता हमारे को कैसे लगता है। हमारे पास बिल्कुल 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 हमारे पास लेंथ्स होती हैं और 3 हमारे पास एंगल होते हैं। उनके बेसिस पे ही हम बताते हैं कि जो हमारा यूनिट सेल है वो हमारा कौन सा यूनिट सेल बन रहा है। और इसी के बेसिस पे हमारे क्या बनते हैं, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। ठीक है जी, इसी के बेसिस पे हमारे क्या बनते हैं, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। इसी के बेसिस पे हमारे 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बेसिकली बना रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो ये बन गया हमारा एक यूनिट सेल। ठीक है, अब देखेंगे हम जो यूनिट सेल है इसके क्या होते हैं, आपके 6 पैरामीटर्स होते हैं। इसके क्या होते हैं, आपके 6 पैरामीटर्स। मान लो मैं इसको मानता हूँ एक एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये हो गई लेंथ ऑफ एक्स एक्सिस, ये हो गई लेंथ ऑफ वाई एक्सिस, ये हो गई लेंथ ऑफ जेड एक्सिस। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो इसको मानता हूँ मैं मेरा ओरिजिन, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। तो बेसिकली इन जो ये आपकी लाइंस है यहाँ पे, या जो ये बॉन्ड्स हैं, इनकी क्या हो सकती है, अलग अलग लेंथ हो सकती है, कई बार छोटे बड़े हो सकते हैं। मतलब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह की जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनको बना सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरा पैरामीटर क्या है, एंगल, कि ये जो लाइन है, ये एक्स जो आपका ओरिजिन है वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब हमारे पास क्या होते हैं, 6 पैरामीटर्स होते हैं। 6 पैरामीटर्स जो हमारे को बताते हैं कि हमारा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम। हमारे पास क्या होते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम। एक नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम डू वी हैव। वी हैव 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो ये 6 पैरामीटर हमको बताएंगे कि हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है। ठीक है जी। ओके, तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम को याद रखने की। दैट इज चाइना टू रशिया हैज़ मैनी ट्रेन्स। यहाँ से आपको एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। और दूसरा यहाँ से क्या होता है, आपको जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सी से हो गया क्यूबिक। क्यूबिक क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स ए बी एंड सी, जो है आपकी तीनों साइड्स होंगी 1 2 एंड 3, ये तीनों साइड्स क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी। तीनों साइड्स क्या होंगी, बराबर। और जो ये तीनों एंगल है, देखो आप 1 2 एंड 3,
ये वाला एंगल, इसका एंगल इसके साथ और इसका एंगल इसके साथ। देखो 1 2 एंड 3, जो अगर ये तीनों एंगल भी क्या होंगे आपके इक्वल होंगे और कितने डिग्री के, 90 डिग्री के, ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को बोला जाएगा क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है जी। टी से हो गया टेट्रागोनल, टी से हो गया टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। ठीक है जी। टेट्रागोनल क्या होगा, जिसमें आपकी दो साइड्स ही बराबर होंगी, तीसरी साइड क्या होगी, अनइक्वल होगी, तीसरी साइड क्या होगी, अनइक्वल, और एंगल्स क्या होंगे आपके सारे बराबर। मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो ये वाली साइड है, जो ये वाली साइड है, मान लो ये वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। इसकी जो लेंथ है मान लो वो क्या हो गई, बढ़ गई। आप सपोज कर लो कि ये क्या है, इसमें इधर से अटैच है, तो इसकी लेंथ ये तो बराबर है, बट ये वाली लेंथ क्या हो गई, बड़ी या छोटी हो गई। ठीक है जी। तो ऐसे क्रिस्टल सिस्टम को हम बोलते हैं टेट्रागोनल। उसके बाद ओ, चाइना 2 के बाद आ गया ओ। ओ का मतलब हो गया ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, बेसिकली जो आपकी तीनों साइड्स हैं वो क्या होती हैं, अनइक्वल, बट जो तीनों एंगल्स हैं वो क्या होते हैं आपके, सेम होते हैं। ठीक है। ऊपर वाले का एग्जांपल हो गया NaCl, ठीक है जी। नीचे वाले का एग्जांपल हो गया SnO2, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो गया KNO3। ठीक है जी। चाइना 2 हो गया, उसके बाद आ गया रशिया। ठीक है। चाइना 2 रशिया, रशिया के बाद आ गया रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में क्या होगा आपका, दोबारा से इसका पैटर्न क्या है, पहले तीनों साइड्स बराबर, फिर एक अनइक्वल, फिर तीनों अनइक्वल। अब दोबारा से वही पैटर्न क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। तीनों साइड्स क्या होंगी अब बराबर, बट इसमें क्या हो जाएगा, एक जो आपका एंगल है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा। ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसी को रिपीट किया जाएगा, बट ये 90 डिग्री के आपके तीनों एंगल नहीं होंगे। अब दोबारा से क्या हो गया, ये वाला शुरू हो गया। ठीक है। रशिया हो गया, उसके बाद आ गया H का मतलब है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ठीक है। हेक्सागोनल में दोबारा क्या हो जाएंगे, आपकी जो साइड्स हैं वो अनइक्वल होनी शुरू हो जाएगी, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। और इस हेक्सागोनल में क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, और गामा है वो हो जाएगा 120। चाइना 2 रशिया हैज़, उसके बाद आ गया आपका मैनी ट्रेन्स। मैनी ट्रेन्स का मतलब मोनोक्लिनिक, तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू, सॉरी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। चाइना 2 रशिया हैज़ मैनी ट्रेन्स, दैट इज ट्राइक्लिनिक। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया लास्ट, ट्राइक्लिनिक। तब इसमें दोबारा से इसमें क्या हो जाएगी, सारी चीज़ें ही आपकी अनइक्वल हो जाएंगी। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल, सॉरी, ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर इसको याद रखना आपने, सिंपल ट्रिक है, चाइना 2 रशिया हैज़ मेनी ट्रेन्स। तो सबसे पहले क्यूबिक, तीनों साइड्स बराबर, ये तीनों भी बराबर, फिर एक साइड को अनइक्वल कर दो, ये बराबर ही रहेगी, फिर दोनों साइड्स को अनइक्वल कर दो, ये बराबर ही रहेगा। फिर क्या करना है, फिर ये दोबारा आ गया यहाँ पे। ठीक है। तीनों साइड्स बराबर, बट एंगल आपके 90 के बराबर नहीं होंगे। फिर एक साइड अनइक्वल, एक एंगल अनइक्वल, फिर दोनों एंगल अनइक्वल, ये भी ऐसा है, फिर तीनों एंगल्स क्या होंगे, अनइक्वल, सॉरी, तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी, अनइक्वल हो जाएंगी। तो इसमें सबसे जो सिमेट्रिकल है दैट इज आपका क्यूबिक, और सबसे अनसिमेट्रिकल कौन सी होगी, ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी। अगर इसी को ही थोड़ा सा आगे एक्सपेंड किया जाए, ठीक है, यूनिट सेल्स को ही एक्सपेंड किया जाए, तो वो होते हैं 2 तरह के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। यूनिट सेल होते हैं 2 तरह के, प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल उनको बोला जाता है जिसमें जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉर्नर में ही प्रेजेंट होंगे। पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, सिर्फ कॉर्नर में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है। एक सिंपल क्यूब देखा जाए तो ये है, तो यहाँ पे देखो सारे पार्टिकल्स क्या है आपके कॉर्नर में ही प्रेजेंट है, क्यूब के पूरे कॉर्नर में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे यूनिट सेल्स को क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल।
ठीक है। वेयर एज दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, कॉर्नर में भी होते हैं बट साथ में सम अदर प्लेसेस और जगह में भी आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएगा FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें क्या होंगे, जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर में भी होंगे, साथ में इनके क्यूब के फेसेस में भी होंगे। दैट सपोज ये हो गया मेरा एक प्रिमिटिव, सारे पार्टिकल्स कहाँ हैं, कॉर्नर में। तो फेस सेंटर में क्या होगा, पार्टिकल कॉर्नर में तो होंगे ही होंगे, साथ में एक फेस, यहाँ पे भी एक पार्टिकल, यहाँ पे भी एक पार्टिकल, इधर भी एक पार्टिकल, इधर भी एक पार्टिकल और इधर भी। मतलब जो आपके क्यूब के 6 फेसेस हैं, उस फेस में भी क्या होंगे, आपके एक एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो ऐसे यूनिट सेल जिसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर में भी होंगे, साथ में इनके फेसेस में भी प्रेजेंट होंगे, उनको बोला जाएगा आपके फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरे होते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर में तो होंगे, साथ में कहाँ होंगे, बॉडी में। बॉडी का मतलब है 8 पार्टिकल्स तो कहाँ होंगे, कॉर्नर में, बट एक पार्टिकल कहाँ होगा, इनके बीच में। एक पार्टिकल कहाँ होगा, इनके बीच में प्रेजेंट होगा। ऐसे यूनिट सेल्स को क्या बोला जाता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरे आते हैं एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड में क्या होगा, पार्टिकल्स कॉर्नर में तो होंगे ही, बट और कहाँ होंगे, 2 ऑपोजिट फेसेस में। मतलब 8 पार्टिकल कहाँ होंगे, कॉर्नर में तो होंगे ही होंगे, साथ में एक पार्टिकल अगर इस वाले फेस में है तो दूसरा कहाँ होगा, यहाँ पे। या अगर पार्टिकल इस वाले फेस में है तो दूसरा कहाँ होगा, यहाँ पे। तो ऐसे यूनिट सेल्स को क्या बोला जाएगा, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगर इसको हम क्रिस्टल सिस्टम में लगाएं तो उनको बोला जाता है, क्रिस्टल सिस्टम क्या होगा, थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा। क्रिस्टल सिस्टम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे आपका क्यूबिक है वो क्या हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो क्रिस्टल सिस्टम है फिर हमारे वो कितने हो जाते हैं, 14। इनको बोला जाता है ब्रेविस लेटाइस, क्योंकि जो हमारे 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है वो क्या होते हैं, अलग अलग यूनिट सेल की फॉर्म में होते हैं। कई आपके जैसे क्यूबिक का एग्जांपल लूं तो वो प्रिमिटिव भी होगा, बॉडी सेंटर्ड भी होगा और फेस सेंटर्ड भी होगा। मतलब इनको क्या किया गया है, एक्सपेंड किया गया है अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल। तो जब इनमें यूनिट सेल लगाए गए, अटैच किए गए, तो ये टोटल कितने बन गए, 14। और इनको क्या बोला जाता है, ब्रेविस लेटाइस बोला जाता है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा कि एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं। ठीक है जी, ओके। तो सबसे पहले आ गया सिंपल यूनिट सेल, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ध्यान से देखेंगे इसको, तो इसकी बात हो रही है। तो इसमें अगर देखा जाए एक यूनिट सेल में हमको कितने एटम्स दिख रहे हैं, 8 एटम्स दिख रहे हैं। तो सिंपल हम आंसर लिख सकते हैं 8, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो ये है एक यूनिट सेल, तो इस यूनिट सेल के साथ क्या होंगे, और यूनिट सेल भी जुड़े हुए होंगे। इस एटम को देखना, एक यूनिट सेल होगा इसके ऊपर, ठीक है, एक यूनिट सेल होगा इसके इधर, एक यूनिट सेल होगा इसके इधर, एक यूनिट सेल होगा इसके नीचे। ठीक है जी, तो इस तरह से अगर मैं देखूं कि कोई भी अगर एक सिंपल क्यूब का पार्टिकल है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है, 8 और यूनिट सेल के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब ये क्या है, 8 और यूनिट सेल का पार्ट है। चाहे इस एटम की बात करूं, इसकी बात करूं, इसकी बात करूं, तो जो ये वाला है ये क्या है, 8 और यूनिट सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्या है, 8 और यूनिट सेल्स का पार्ट है। तो अगर देखा जाए कि ये क्या है, 8 यूनिट सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर देखा जाए नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, अगर देखा जाए इसमें एक सिंपल क्यूब में प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल है 8 एटम्स। ओके जी, बट जो 8 हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है एक यूनिट सेल में, अगर इस पार्टिकल की बात करूं, ये क्या है, 8 और यूनिट सेल का पार्ट है। तो इस यूनिट सेल में इसका कितना पोर्शन होगा, 1/8 पोर्शन, क्योंकि एक यूनिट सेल यहाँ पे जुड़ा होगा, एक यूनिट सेल यहाँ पे जुड़ा होगा, एक यूनिट सेल नीचे जुड़ा होगा, एक यूनिट सेल आगे को जुड़ा होगा, एक यूनिट सेल ऊपर को जुड़ा होगा। ठीक है, ध्यान से अगर देखें, ध्यान से समझना, ये इस यूनिट सेल के साथ एक नीचे वाला हो गया, एक जुड़ा होगा इसके ऊपर, क्लियर होगी बात, एक जुड़ा होगा इसके इधर, एक जुड़ा होगा इसके इधर। ठीक है जी, सिंपल हो गई बात। अब ये क्या है, 8 और यूनिट सेल के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो पार्टिकल है आपका ये वाला, ये 8 और यूनिट के सेल के साथ जुड़ा है, ये भी 8 और यूनिट सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है।
ठीक है, मतलब सारे पार्टिकल्स जो हैं वो 8 और यूनिट सेल्स के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में कितना है 1/8, तो 8 से गया 1, तो अगर मैं बात की करूं तो इस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ओनली 1। ठीक है जी। दूसरी बात की जाए एफसीसी, ठीक है जी, ओके। तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स, तो एफसीसी क्या है, कॉर्नर में तो होंगे ही होंगे, तो कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन हमने देख ली वो कितनी होती है 1, वेयर एज बाकी 6 का होंगे फेसेस में। अगर मान लो, ध्यान से समझना, एक पार्टिकल है इस वाले फेस में, एक पार्टिकल है इस वाले फेस में यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये पार्टिकल इस यूनिट सेल का तो ये पार्ट है ही, साथ में जो इसके साथ दूसरा यूनिट सेल लगा होगा, साथ में जो इसका दूसरा यूनिट सेल होगा उसका आधा पार्ट, जो यहाँ पार्टिकल है उसका आधा पार्ट इस यूनिट सेल में होगा और उसका आधा पार्ट दूसरे यूनिट सेल में होगा। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो जो फेस सेंटर्ड है उसमें पार्टिकल कहाँ होगा, इस वाले फेस में, इस वाले फेस में, तो जो ये यूनिट सेल है, ये वाला जो पार्टिकल है, ये आधा पार्टिकल इस यूनिट सेल का पार्ट होगा और आधा पार्टिकल जो इसके साथ इधर यूनिट सेल लगा होगा वो उसका पार्ट होगा। मतलब जो ये वाला यूनिट सेल है इसका सिर्फ इस यूनिट सेल में आधा पोर्शन है। कितना पोर्शन है, सिर्फ आधा, क्योंकि ये लगा है फेस में। ठीक है, तो फेस में लगा होगा, अगर कोई दूसरा यूनिट सेल यहाँ पे होगा तो ये क्या होगा, उसके फेस में भी प्रेजेंट होगा। मतलब जो पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेस में, उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/2। तो अगर देखा जाए तो क्यूब में टोटल कितने फेसेस है, 1 2 3 4 5 6, तो ये कट के कितना आ गया 4। तो एफसीसी यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, 4 एटम। अगर देखा जाए बीसीसी में, देखो बीसीसी में क्या होंगे, 8 तो कहाँ होंगे, कॉर्नर्स में, तो कॉर्नर्स की बात की जाए तो टोटल कितना हो गया 1, और एक पार्टिकल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, अंदर, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये जो अंदर वाला पार्टिकल है ये सिर्फ इसी यूनिट सेल का पार्ट है, ये और यूनिट सेल के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये क्या होगा, इसी यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। तो इसकी क्या होगी, उतनी ही कंट्रीब्यूशन होगी। मतलब एक है लगा हुआ तो एक ही इसकी कंट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि ये किसी और यूनिट सेल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर बात की जाए तो इसमें कितने आ जाएंगे, 2 एटम्स। ठीक है, अच्छा, और चौथी बात की जाए एंड सेंटर्ड, तो 8 तो कहाँ होंगे, कॉर्नर में, तो उनकी कंट्रीब्यूशन हो गई 1, वेयर एज 2 कहाँ होंगे, ऑपोजिट फेसेस में, एक होगा मान लो यहाँ तो दूसरा होगा यहाँ पे, तो टोटल फेसेस में कितने हो गए 2, और उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/2, तो ये काट के कितना आ गया 1, तो टोटल कितने हो गए पार्टिकल्स 2। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। ठीक है, तो इसके आगे का जो हमारा चैप्टर बच गया है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आगे होंगे। कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और बोर्ड्स की तैयारी जारी रखो, क्योंकि अब आपकी डेट शीट्स आ गई है, तो अब ज़्यादा फोकस आप अपने बोर्ड्स के ऊपर ही करना। बाकी कोई भी डाउट होगा या किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।